जेबीसे का जेबीसे का बाजार नियम। जेबीसे का बाजार नियम हमें ये बताता है कि अर्थव्यवस्था में वस्तु बाजार सदैव संतुलन में होता है। वस्तु बाजार सदैव संतुलन में होता है। इसका मुख्य कारण क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में जो हम लोग पूर्ति करते हैं, ये पूर्ति अपने लिए डिमांड ऑटोमेटिकली रेडी कर लेती है। तो इन्होंने बाजार नियम प्रतिपादित किया कि मार्केट में एक ऐसा लॉ काम करता है, एक मार्केट में ऐसी फोर्स काम करती है कि जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करने की सोचते हैं, तो ये मत सोचिए कभी कि उसकी डिमांड होगी कि नहीं। जब हम किसी वस्तु की पूर्ति करने के विषय में सोचते हैं, तो यह पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं कर लेती है। यही जेबीसे का बाजार नियम है। तो आइए इनके सिद्धांत की एक विस्तृत विवेचना आगे हम लोग करते हैं। तो उसके अंतर्गत देखते हैं कि इनके सिद्धांत के मुख्य पहलू क्या-क्या। पहला, ये प्रसिद्ध फ्रेंच अर्थशास्त्री है जेबीसे। अर्थशास्त्री जेबीसे ने अपनी पुस्तक ट्रेड द इकोनॉमिक पॉलिटिकल ट्रेड द इकोनॉमिक पॉलिटिक्स, ठीक है, ये आपका फ्रेंच में लिखा गया है। आप इस बुक का नाम याद रखिएगा। ये जेबीसे की बुक है जिसमें उन्होंने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। में बाजार संबंधित एक संक्षिप्त नियम का प्रतिपादन किया। इन्होंने मार्केट रिलेशन पर एक विशेष सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हम बाजार सिद्धांत या बाजार नियम के नाम से जानते हैं। इस नियम को जेबीसे का बाजार नियम या क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मार्केट के नाम से जाना जाता है। तो अगर एग्जाम में कहीं पर पूछा जाए लॉ ऑफ मार्केट क्या, तो आपको यह समझ जाना है कि जेबीसे की बात की जा रही है। ठीक है। और जेबीसे ने वस्तु बाजार में किस प्रकार से ऑटोमेटिक पावर काम करती है और किस प्रकार से संतुलन होता, उसके विषय में जेबीसे बात करते हैं। तो श्रम बाजार में इसके पूर्व हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं किसके बाजार में, वस्तु बाजार में संतुलन। तो वस्तु बाजार में संतुलन वहां पर होता है जहां पर अर्थव्यवस्था में वस्तु की डिमांड यानी डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी दोनों बराबर होती है और इनको बराबर करने का श्रेय उस वस्तु के मूल्य को जाता है। यानी अर्थव्यवस्था में लोचशील मूल्य वस्तु बाजार को सदैव संतुलन में बनाए रखती है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है वस्तु बाजार का मुख्य एजेंट कौन है जो अर्थव्यवस्था में डिमांड को सप्लाई के बराबर बनाए रखता। आप आंसर देना लोचशील मूल्य। आपका आंसर होना चाहिए फ्लेक्सिबल प्राइस। प्राइस यहां पर मूव करता है, प्राइस यहां पर चेंज होता है और वो प्राइस क्या करता है, इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई के बीच इक्विलिब्रियम को बनाए रखता है। ओके, तो इस प्रकार वस्तु बाजार से संबंधित जो सिद्धांत यानी बाजार नियम से संबंधित सिद्धांत जेबीसे ने प्रस्तुत किया और इस सिद्धांत को हम लोग ऑर्डरली चेक कर रहे हैं। जेबीसे ने कहा, यह धारणा व्यक्त किया कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है। अर्थव्यवस्था में आप कोई भी कंपनी डाल दीजिए, आप ये टेंशन मत लीजिए कि इससे हुआ उत्पादन का बाजार कहां पर होगा। हम लोग सबसे पहले परेशान ये हो जाते हैं कि हम मान लीजिए मशरूम की खेती करने जा रहे हैं, तो मशरूम की खेती के लिए डिमांड कहां से होगी। ठीक है, हम शूज फैक्ट्री डाल रहे हैं, शूज फैक्ट्री के लिए डिमांड कहां से होगी। तो इन्होंने कहा कि नहीं, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। पूर्ति जो होती है, जो सप्लाई होती है, ये अपनी क्रिएट्स कर लेती है, अपनी खुद की मांग ऑटोमेटिक पैदा कर लेती है। इसको हम आगे देखेंगे कि कैसे अर्थव्यवस्था में अगर एक फर्म हम डालते हैं, एक फर्म डालने का निश्चय लेते हैं, तो वो किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में अपनी मांग को स्वयं पैदा कर लेता है, अर्थात किस प्रकार से ये वस्तु बाजार में अपने आप संतुलन बना लेता है। इसको हम लोग विस्तृत विवेचना आगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से करेंगे। तो जेबीसे ने कहा कि अर्थव्यवस्था में पूर्ति करने का मतलब होता है टू एस्टेब्लिश द फर्म, टू एस्टेब्लिश द फर्म, यानी फर्म को हम लोग क्या करते हैं, एस्टेब्लिश करना। हम फर्म अगर डाल दें तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि इसके लिए डिमांड होगी कि नहीं होगी। ऑटोमेटिक ये फर्म आपको कहीं ना कहीं मार्केट मैकेनिज्म ऐसा काम करेगा, इंडिविजुअल पावर इतनी काम करेंगी, मार्केट मैकेनिज्म आपका ऑटोमेटिक पावर इतना काम करेगा कि इस फर्म द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं की मांग बाजार में पहले पैदा हो जाएगी। इन्होंने जेबीसे ने कहा कि पूर्ति से पहले
किसी वस्तु की पूर्ति से पहले मांग आ जाती है, ये मार्केट मैकेनिज्म करता है। पहले उस चीज की मांग नहीं होती, लेकिन जैसे हमने पूर्ति किया उसके पहले मांग जनरेट हो जाती। वो कैसे होती है आगे देखते हैं। जिसके कारण अर्थव्यवस्था में अत्यधिक उत्पादन और बेरोजगारी की समस्या पैदा नहीं होती है। अगर कोई कंपनी बंद हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली अपने साथ मांग भी समाप्त कर लेगी। जब मांग समाप्त कर देगी तो ऑटोमेटिक है कि हमारे पास एक्सेस प्रोडक्शन नहीं होगा। जितना पूर्ति होगी उसकी डिमांड हो जाएगी, जो पूर्ति नहीं होगी उसकी डिमांड नहीं होगी, अर्थात हमारे पास एक्सेस प्रोडक्शन नहीं होगा और अर्थव्यवस्था में लोचशील रियल वेज अर्थव्यवस्था में श्रम बाजार में सदा संतुलन में बनाए रहता, इसलिए कभी भी बेरोजगारी की समस्या पैदा नहीं होगी। यदि किसी कारण से अत्यधिक उत्पादन हो जाता है, जेबीसी ने कहा कि मान लीजिए उत्पादन ज्यादा हो जाता है तो श्रमिकों को हटा दिया जाता है और अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो अगर एक्सेस कहीं पर हो जाता है तो उस डिसबैलेंस को भी श्रमिकों को हटाने से हम लोग फिर से कवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर श्रमिकों को हटा देंगे तो उत्पादन कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। जब उत्पादन कैपेसिटी खत्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिक उत्पादन पहले से कम हो जाएगा। तो जेबीसी ने कहा कि अगर हमारे पास एक्सेस उत्पादन होता है तो श्रमिकों की संख्या उस फर्म से कम कर दीजिए, ऑटोमेटिक अत्यधिक उत्पादन की समस्या हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मान्यताएं, ये मान्यताएं आप बहुत ध्यान रखना। केवल क्लासिकल मॉडल में कुछ नहीं पूछते, मान्यताएं पूछते। आपने देखा होगा पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु विभेदीकृत किसमें होती है, किसमें एडवर्टाइजमेंट का प्रयोग होता है, केवल मान्यताएं पूछी जाती है सबसे ज्यादा। तो आपको सारी मान्यताएं प्रॉपरली आनी चाहिए। ठीक है, ये मान्यताएं तीनों सिद्धांत के लिए, पहला श्रम के लिए श्रम बाजार में संतुलन, दूसरा वस्तु बाजार में संतुलन, तीसरा पूंजी बाजार में संतुलन। यानी ये तीनों सिद्धांत में यही मान्यताएं काम करेंगी। मैंने मॉर्निंग में डिस्कस किया था, ओरल डिस्कस किया था, मैं सोच रहा था कि क्यों ना इसको रिटन डिस्कस कर दूं ताकि आपके ब्रेन में प्रॉपरली ये एंट्री करे। ठीक है, तो एजम्पशन इस सिद्धांत की प्रमुख जो समस्याएं या जो मान्यताएं, समस्या लिखा मान्यताएं निम्नलिखित है। पहला, पूर्ण प्रतियोगिता। अर्थव्यवस्था ये मान लेता है कि अर्थव्यवस्था में परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है। ठीक है, श्रम बाजार में संतुलन उसकी लोचशील मजदूरी कर देती है, पूंजी बाजार में संतुलन ब्याज की दर कर देती है और वस्तु बाजार में संतुलन जो होता है वो मूल्य कर देता है। तो इस प्रकार क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने जितने भी मॉडल डेवलप किया है उन्होंने परफेक्ट कंपटीशन को एक्सेप्ट किया है और इन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था में जो श्रम की मांग तथा पूर्ति है वो सदैव लोचशील मजदूरी के आधार पर इक्विलिब्रियम में बनी रहेगी। देखिए, श्रम बाजार तथा वस्तु बाजार, पदार्थ बाजार या प्रोडक्ट मार्केट में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है। ठीक है, यानी परफेक्ट कंपटीशन हर जगह पर रहेगा। तो परफेक्ट कंपटीशन इन्होंने पहली एग्जाम्पल मानी है, आप याद रखना। दूसरा, पूर्ण रोजगार की प्रकृति। इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में सदैव फुल एम्प्लॉयमेंट पाया जाएगा। फुल एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट ये लेकर के चलते हैं कि अर्थव्यवस्था सदैव पूर्ण रोजगार में रहेगी और अगर पूर्ण रोजगार से कोई विचलन होता है तो लोचशील मजदूरी क्या करेगी, आपको श्रम बाजार में पुनः क्या हो जाएगी, लोचशील मजदूरी अर्थव्यवस्था में पुनः एम्प्लॉयमेंट मार्केट में, श्रम बाजार में संतुलन ला देगी। तो इस प्रकार पूर्ण रोजगार अर्थव्यवस्था में सदैव बना रहेगा। कभी भी अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार से विचलन आपका नहीं होगा। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की प्रवृत्ति पाई जाएगी। एक मुक्त बाजार कमी अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की अवस्था को प्राप्त करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अर्थव्यवस्था फ्री मार्केट है, यानी मार्केट में कोई प्रकार का बैरियर नहीं लगाया जाता है और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था फुल एम्प्लॉयमेंट में, तो हमारे पास कोई भी वस्तु या हमारे पास श्रम मार्केट में गतिशील है। गतिशील का तात्पर्य होता है कहीं पर भी वो जा सकता है, चाहे वस्तु हो, चाहे हमारे पास श्रम हो, चाहे पूंजी हो। उत्पादन का ये श्रम, वस्तु तथा पूंजी तीनों गतिशील होती है, गतिशीलता तीनों में पाई जाएगी। तो ये पहली आपकी एजम्पशन हो गई पूर्ण प्रतियोगिता की। दूसरी एजम्पशन हो गई पूर्ण रोजगार की। तो दोनों आपका वर्क करेगा। तीसरा हमारे पास है
हस्तक्षेप न करने की नीति। मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसमें साफ साफ क्लासिकल इकोनॉमिस्टों ने कहा कि आपको नो इंटरफियर पॉलिसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अर्थात बाजार में कोई इंटरफियर नहीं होना चाहिए, बाजार में कोई इंटरफियर नहीं होना चाहिए, अर्थात सरकार का कार्य मात्र क्या होता है, देश की सुरक्षा करना। ओके सर, होल्ड। हाँ, सरकार का काम केवल सुरक्षा करना होता है, और सुरक्षा करना का तात्पर्य क्या होता है कि बाजार केवल देश की बॉर्डर हमको विदेशी शत्रुओं से सुरक्षा करे, आंतरिक शत्रुओं से सुरक्षा करे। इस प्रकार राज्य सरकार का कार्य केवल सुरक्षा करना होता है, जबकि मार्केट मैकेनिज्म में किसी प्रकार का इंटरफियर नहीं होगा। इस पॉलिसी को कहा गया लेजर फेयर पॉलिसी। कभी कभी याद रखिए, हिंदी मीडियम में सबसे बड़ी समस्या होती है कि इंग्लिश मीडियम में लेजर फेयर तो लेजर फेयर लिख करके आएगा, लेकिन हिंदी मीडियम में हस्तक्षेप की नीति होती है। एक आता है छेड़ो मत सिद्धांत। एक बार मैंने आईएएस एग्जाम में हम लोग दे रहे थे, छेड़ो मत सिद्धांत, मुझे बड़ा अजीब सा लगा, ये कौन सा नाम है? ठीक है, छेड़ो मत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ठीक है, यानी किस विचारधारा में ज्यादा मिलती, मैं बड़ा परेशान था कि आखिर ये क्या है। ठीक है, तो आप हिंदी नहीं, कम से कम इंग्लिश उसका जरूर याद रखिएगा, लेजर फेयर पॉलिसी, आप इंग्लिश जरूर देख लेना। अर्थात हस्तक्षेप की नीति को उन्होंने एक्सेप्ट किया, हस्तक्षेप की नीति को उन्होंने एक्सेप्ट किया। इसका तात्पर्य होता है कि मार्केट में, बाजार में गवर्नमेंट को कभी भी कोई पॉलिसी लॉन्च नहीं करनी चाहिए, अर्थात मार्केट मैकेनिज्म को ऑटोमेटिक वर्क करने देना चाहिए। तो ये पॉलिसी बार बार एग्जाम में पूछी जाती है कि इस सिद्धांत का तात्पर्य क्या है, लेजर फेयर पॉलिसी का तात्पर्य क्या है? लेजर फेयर पॉलिसी का तात्पर्य है कि सरकार केवल सुरक्षा संबंधी कार्य करे, बाजार की नीतियों में से संबंधित कोई भी डिसीजन या रेगुलेशंस लागू ना करे, मार्केट को फ्रीली वर्क करने दे, मार्केट को फ्रीली वर्क करने दे, फ्री रह दे, और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किसी भी सरकारी या अन्य व्यक्तियों द्वारा स्वीकार नहीं होगा। ठीक है, सरकार द्वारा आर्थिक क्रियात्मक में कोई बाधक नहीं डालनी चाहिए। आप इसका लेजर फेयर का मतलब समझ लीजिएगा। ये क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने कहा कि सरकार को किसी प्रकार का मार्केट में इंटरफेरेंस नहीं डालना चाहिए, और साथ ही साथ इन्होंने माना क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी में हम लोग मॉर्निंग में बहुत अधिक डिस्कशन किया कि अर्थव्यवस्था को हमने बंद अर्थव्यवस्था स्वीकार किया, अर्थात हमको विदेश से कोई ट्रेड नहीं होता है, फॉरेन से, ना तो फॉरेन में हमारा कोई फॉरेन ट्रेड हमारा नहीं होता, ना तो फॉरेन हम पूंजी प्रयोग करते हैं, और ना ही हम विदेश में वस्तुओं को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। हम जितनी वस्तुएं बनाते हैं, जितने श्रम का प्रयोग करते हैं, जितनी पूंजी का प्रयोग करते हैं, अपनी इकोनॉमी से ही यूज करते हैं, अन्य इकोनॉमी से नहीं यूज करते। शायद वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये एजम्पशन कभी भी एक्सेप्ट नहीं हो रही है। ठीक है, अगला है लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी। लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी, देखिए सरकार ने फ्लेक्सिबिलिटी को प्राइस के मामले में कितना अधिक रिजिड कर दिया है, अर्थात सरकार हर जगह पर मूल्य निर्धारित करती है। आपने देखा होगा सुबह सुबह मॉर्निंग में प्राइस इंडेक्स आ जाता है कि इससे ज्यादा दिखना, आपने मेडिसिन में भी लिखा रहता है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी इसमें भी क्या होता है, लिमिटेशन रख दिया जाता है कि आप इससे ऊंचा मूल्य या इससे नीचा मूल्य नहीं रख सकते। अर्थात गवर्नमेंट ने जो प्राइस पॉलिसी है, वो प्राइस पॉलिसी, वेज पॉलिसी, या कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पॉलिसी, अब गवर्नमेंट क्या करती है, सब में लोचशीलता समाप्त करती है। लेकिन क्लासिकल अर्थशास्त्री ने कहा कि इसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और बाजार के अनुसार, जैसे बाजार के अनुसार इसका निर्धारण होना चाहिए। बाजार में डिमांड एंड सप्लाई के, अर्थात लोचशीलता का तात्पर्य ये होता है कि चाहे जितना मूल्य बढ़े, चाहे जितना मूल्य घटे, इसको फ्रीली घूमने देना चाहिए, बढ़ने और घटने देना चाहिए। इसको कहते हैं लोचशीलता। लोचशीलता ब्याज के संदर्भ में देखिए, ब्याज चाहे जितना अधिक हो जाए, चाहे जितना ब्याज कम हो जाए, ये फ्रीली है, ये लोचशीलता है। तो अर्थव्यवस्था में मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं, लोचशील रियल वेज, लोचशील मूल्य, लोचशील आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, वास्तव में श्रम बाजार, वस्तु बाजार तथा पूंजी बाजार में संतुलन बनाए रखता है, जो वास्तव में ये लोचशीलता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अब हमको केवल सुनने को मिलती है, अर्थव्यवस्था में कहीं नहीं लोचशीलता पाई जाती है।
ठीक है। इस सिद्धांत की एक अन्य महत्वपूर्ण धारणा यह है कि कीमतों को, पूर्ण मजदूरी की दरों को, ब्याज की दरों में लोचशीलता होती है, अर्थात अपने मन से चाहे जितना बढ़ जाए चाहे जितना घट जाए। ये क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि इसमें किसी प्रकार का हम लोग रिजिडिटी या बाउंडेशन एक्सेप्ट नहीं करते, जिसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में स्वचालित साम्य, ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम, हमने बोला ना ऑटोमेटिक पावर जो काम करती है वो ऑटोमेटिक। प्राइस बढ़ने का मतलब होता है कि इकोनॉमी में वस्तु की क्राइसिस हो गई है, वस्तु की क्राइसिस हो गई, इसलिए प्राइस कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा। तो ये ऑटोमेटिक पावर क्या करती है, ये प्राइस को बढ़ाती है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक पावर थी है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटाती है, ये ऑटोमेटिक पावर है जो रियल वेज को कम करती है या ज्यादा करती है, ये अर्थव्यवस्था को पुनः संतुलन के लिए करती है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में प्राइस का निर्धारण अगर आप कर देते हैं तो लोचशीलता समाप्त हो जाएगी, अगर आप ब्याज की दर का निर्धारण कर देते हैं तो लोचशीलता समाप्त हो जाएगी, यदि रियल वेज का निर्धारण कर देते हैं तो लोचशीलता समाप्त हो जाएगी। तो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के में जो मान्यता में एक ब्यूटी थी, ये ब्यूटी क्या थी, लोचशीलता थी, ये याद रखिएगा। तीसरा, मुद्रा का सीमित प्रयोग। आज आप देखिए कि मनी का प्रयोग हम लोग अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा कर रहे हैं, सबसे ज्यादा हम लोग मनी का प्रयोग कर रहे हैं, लाइफ के हर पार्ट में मनी का प्रयोग होता। लेकिन एक हमारे पास 1700 से लेकर के 19वीं आपका शताब्दी तक वास्तव में मुद्रा का बहुत लिमिटेड यूज होता था। अर्थव्यवस्था में जो भी हमको मजदूरी दी जाती थी वो पदार्थ के रूप में या वस्तु के रूप में दी जाती। आज भी आप गांव चले जाना, वहां पर भी जैसे गांव पर क्या होता, वहां पर आज भी क्या होता, खेतों में मेहनत के बदले उसी में से अनाज का एक पार्ट एज ए मजदूरी दे दिया जाता। थ्रेशर में काटने का काम भी मजदूरी के रूप में वस्तुओं तथा सेवाओं को दिया जाता था। आप हमारे खेत में काम कर रहे हैं, चलिए हम आपके खेत में काम कर देते। तो बार्टर सिस्टम को वो लोग बहुत अधिक एक्सेप्ट करते थे, जबकि मुद्रा का प्रयोग बहुत लिमिटेड था, ठीक है। तो लिमिटेड रोल ऑफ मनी को क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि उस समय की ये वास्तव में विचारधारा थी। मुद्रा की अर्थव्यवस्था में सीमित भूमिका थी, बहुत लिमिटेड जगह ही मनी का प्रयोग किया जाता है, अर्थात ये एक विनिमय माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में ही कार्य करता था और अर्थव्यवस्था के वास्तविक संतुलन को प्रभावित नहीं करता था। तो मुद्रा का जब प्रयोग कम होगा तो ऑटोमेटिक है कि जैसे वर्तमान में आरबीआई मौद्रिक नीति बनाता है और मौद्रिक नीति के आधार पर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन डिटरमाइन करता है, इकोनॉमी में ग्रोथ रेट को डिटरमाइन करता है। जब मुद्रा का प्रयोग ही नहीं था तो मॉनेटरी पॉलिसी का रोल ही खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार मुद्रा का सीमित प्रयोग पर क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने अपना बल दिया। अगला है संग्रह का अभाव। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने कहा नो होल्डिंग, हम लोग कोई भी चीज बचा करके नहीं रखते। ये काम करते, पहले के जमाने में आप ये पहले सोचिए कि पहले हमारे पास कोल्ड स्टोर तो थे नहीं कि हम लोग टमाटर को कोल्ड स्टोर में रख दें, बाद में आ जाएगी मार्केट में, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मार्केट मैकेनिज्म ऑटोमेटिक डिटरमाइन करती है, जब टमाटर की क्राइसिस हो जाती तो ऑटोमेटिक प्राइस बढ़ जाता, जिससे डिमांड कम हो जाती है और वस्तु मार्केट संतुलन में हो जाता। तो उन्होंने कोल्ड स्टोर जैसी कोई चीजों की एक्सेप्टेंस नहीं किया था, अर्थात हम ना तो कोई वस्तुओं को होल्डिंग करेंगे, ना तो सेवाओं को होल्डिंग करेंगे, ना तो किसी भी चीज की हम लोग संचय नहीं करेंगे। अर्थव्यवस्था में जो हमको प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है उसी का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो से के नियम की एक अन्य मान्यता यह है कि समस्त आय है कि अपने आप उपभोग और निवेश पर खर्च हो जाता। जो मेरी इनकम है या तो मैं उपभोग कर लूंगा या तो निवेश कर दूंगा, मैं बचा करके अपने पास नहीं रखूंगा। और अर्थव्यवस्था में मुद्रा का संग्रह नहीं होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अगला है विस्तृत बाजार, वाइड एक्सटेंडेड, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है। आपने देखा होगा शुरू में मैंने एक्सेप्ट किया परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन का बाजार सबसे बड़ा बाजार होता है, ठीक है। तो जब आपने परफेक्ट कंपटीशन एक्सेप्ट कर लिया तो आपका बाजार विस्तृत होना तो अनिवार्य हो जाता है। आपका बाजार क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा बाजार हो जाएगा, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है। और सबसे छोटा बाजार किसका होता है, तो सबसे छोटा बाजार याद रखना होता है मोनोपोली का, सबसे छोटा बाजार होता है आपका मोनोपोली का, ठीक है। जो एकाधिकारी होता है, क्योंकि एकाधिकारी सबसे ज्यादा मूल्य रखता है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है
कि अगर मैं आपको दो कंडीशन बताऊं, मार्केट की सारी कंडीशन आप बताऊं, परफेक्ट कंपटीशन, इनपरफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, डिओपोली, अगर मैं पूछूं कि इन सारे बाजार में अगर एक वस्तु है तो सबसे कम मूल्य किस बाजार में होगा, सबसे कम मूल्य किस बाजार में होगा और सबसे अधिक मूल्य किस बाजार में होगा, अगर एक ही वस्तु है तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर परफेक्ट कंपटीशन में वस्तुएं सबसे सस्ती मिलती है। इसलिए देखना कि परफेक्ट कंपटीशन करने के लिए सरकार कितना अधिक कार्य करती है, बाजार में लगातार सेल टैक्स इंस्पेक्टर घूमते रहते हैं ताकि मार्केट में कोई क्या मार्केट में कोई किसी ग्राहक को बेवकूफ ना बना सके, अलग वस्तुएं न दे सके, उपभोक्ता फोरम बनाए गए ताकि हम अपने मार्केट को क्या करें, परफेक्ट कंपिटेटिव मार्केट में कन्वर्ट कर सके। तो परफेक्ट कंपिटेटिव मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर किसी वस्तु का मूल्य सबसे कम होगा, और याद रखना सबसे अधिक मूल्य कहां पर होगा, जब अर्थव्यवस्था मोनोपोली होगी। तो अर्थव्यवस्था में अगर एकाधिकार होगा तो वो वस्तु का मूल्य सबसे ज्यादा होगा। तो आपसे पूछा जा सकता है, तो इन्होंने कहा विस्तृत बाजार का मतलब होता है सबसे बड़ा बाजार, सबसे बड़ा बाजार तभी संभव है जब पूर्ण प्रतियोगिता होगी। तो इन्होंने पूर्ण प्रतियोगिता की एजम्पशन पहले एक्सेप्ट की, तो आपका बाजार तो विस्तृत होगा ही होगा। ये कंफर्म है कि आप एक बहुत बड़े बाजार को लेकर के चल रहे हैं। सबसे छोटा बाजार हमने बताया मोनोपोली का होता है, एक अधिकारी का होता है। क्यों? क्योंकि मूल्य बहुत अधिक चार्ज करता है, इसलिए लोग उससे भागते हैं, मजबूरी में एक अधिकारी से जाकर के वस्तुएं खरीदते हैं, नहीं तो सब्स्टिट्यूट कमोडिटी से वो लोग काम चलाते रहते। जितना सब्स्टिट्यूट कमोडिटी मिल जाए उससे काम चलाते रहते, बहुत मजबूरी में ही मोनोपोली के पास जाते रहते। तो सबसे छोटा बाजार मोनोपोली का होता है, सबसे बड़ा बाजार परफेक्ट कंपटीशन या पूर्ण प्रतियोगिता का होता है। तो ये आप क्लियर रखना। मूल्य को हमने डिस्कस किया, दीर्घकाल, लॉन्ग पीरियड, दीर्घकाल का तात्पर्य प्रोफेसर मार्शल ने, आपको मैं जस्ट रिपीट कर दूं, टाइम को अर्थात में टाइम को प्रोफेसर मार्शल ने बांटा था, ठीक है। और प्रोफेसर मार्शल ने बताया था चार प्रकार का समय होता है, अति अल्पकाल, अति अल्पकाल, दूसरा अल्पकाल, तीसरा दीर्घकाल और चौथा आपका अति दीर्घकाल, ठीक है। ये चारों टाइम, ये अब की बार यूपीपीजीटी में पूछा गया था कि अति अल्पकाल की अवधारणा किसने दी, अति अल्पकाल की अवधारणा किसने दी, अरे मार्शल ने चारों का डिवाइड किया है तो मार्शल ने ही दिया, ठीक है। तो ये अभी इस बार एग्जाम्स में पूछा गया था। और दूसरा बाजार नियम किससे संबंधित है, तो हमने बताया से, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था इस टॉपिक से। तो इस टॉपिक में बड़े टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। दीर्घकाल, दीर्घकाल वो काल होता जब मांग के अनुसार पूर्ति, जब मांग के अनुसार पूर्ति आप कर सकते हो। तो अर्थव्यवस्था में इतना टाइम होता है कि मांग के अनुसार पूर्ति हम लोग कर सकते हैं, और अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। और अल्पकाल में किसी वस्तु विशेष का अति उत्पादन संभव हो सकता है। अगर कहीं एक्सेस प्रोडक्शन या ओवर प्रोडक्शन अगर आपको दिखाई पड़ता है तो वो कंडीशन केवल अल्पकाल में संभव है। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने कहा दीर्घकाल में कभी भी ना तो अति उत्पादन होगा, ठीक, ओवर प्रोडक्शन होगा, ना तो शॉर्ट अल्प उत्पादन होगा, ना तो अल्प उत्पादन होगा, ना तो कम उत्पादन होगा, ना तो ज्यादा उत्पादन होगा। आपका अल्पकाल में ऐसा संभव हो सकता है, ठीक है। दीर्घकाल में स्वतः जो ऑटोमेटिक पावर्स काम करेंगी और इसे जो अति उत्पादन या अल्प उत्पादन हुआ इसे समाप्त कर देंगी। तो इस प्रकार मैंने सारी मान्यताएं आपके साथ क्लासिकल पूरी क्लासिकल इकोनॉमिस्टों की मान्यताएं मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ये मान्यताएं आपको याद होनी चाहिए एग्जाम्स के लिए, ये याद रखना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। जो जेबीसी ने कहा था कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, ठीक है। इन्होंने कहा कि अगर कोई उत्पादक बाजार में मान लीजिए पेन फैक्ट्री या पेन बनाने के लिए एक फैक्ट्री डाल दे, अब उसके पास समस्या ये आएगी कि आखिर इस पेन के लिए बाजार कहां से उपलब्ध होगा। तो प्रोफेसर से ने कहा कि अर्थव्यवस्था में जो पेन इंडस्ट्री आप डालोगे तो पेन इंडस्ट्री डालते ही आपको जरूरत क्या पड़ेगी, सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी लैंड ना। पेन इंडस्ट्री आप डालोगे तो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको लैंड की। तो आप किसी लैंड लॉर्ड से क्या खरीदोगे, लैंड लोगे, तो परिणाम स्वरूप आप क्या दोगे, उनको रेंट दोगे या प्राइस दोगे, ठीक है। तो ये रेंट के रूप में मुद्रा आपने किसको दिया, लैंडलॉर्ड को, भूमिपति को दे दिया। देखिए अभी आपका पेन का प्रोडक्शन आपने केवल सोचा है,
केवल आपका ने सोचा है, और मुद्रा कहाँ पहुंच गई है, भूमिपति के पास एक्सेस मुद्रा यानी एक्स्ट्रा मुद्रा पहुंच गई है। दूसरा, आपने श्रम को हायर करने की बात कही, श्रम को कुछ आपने एडवांस दिया, परिणाम स्वरूप वेज के रूप में उनको मजदूरी आपने दे दिया, ये भी मुद्रा के रूप में उनके पास, ये मुद्रा क्या है, ये मुद्रा उनकी क्रय शक्ति है। देखिए, आप केवल पूर्ति के विषय में अभी सोच रहे हो, अभी पूर्ति के लिए, पेन फैक्ट्री के लिए सारे संसाधन आप कलेक्ट कर रहे हो, और मार्केट में ये मुद्रा जो आप बांट रहे हो, ये क्रय शक्ति के रूप में आपके प्रोडक्ट के लिए मांग बनती चली जा रही है। तो जब आप श्रमिक लगाओगे तो उसे मुद्रा के रूप में कुछ ना कुछ आप दोगे, जब मुद्रा के रूप में कुछ ना कुछ जो दोगे, वेज के रूप में दोगे, तो मुद्रा होगी, और इस मुद्रा को क्या एक श्रमिक क्या करेगा, क्रय ही तो करेगा, यानी उसके पास ये क्रय शक्ति डेवलप हो गई। मुद्रा का तो कुछ प्रयोग नहीं करेगा, मुद्रा का प्रयोग वस्तु के प्रयोग के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपके पास उनके पास क्रय शक्ति तैयार हो गई, ये एक प्रकार से हमारे पास पेन या अदर वस्तुओं को खरीदने के लिए तैयार हो गई। तीसरी चीज, हम पूंजीपति के पास जाते हैं, पूंजीपति से पूंजी खरीदते हैं, तो पूंजीपति को हम लोग ब्याज देने की सोचते हैं, और ब्याज जब देने की सोचते थे, एक मुद्रा का पार्ट ये चला गया, ये भी क्रय शक्ति के रूप में कन्वर्ट हो गया। उसी प्रकार साहसी और संगठन के पास, तो देखिए पेन का उत्पादन अभी हमने सोचा, अब हमने फर्म चालू किया, लेकिन 1 या 2 महीने लग गया स्टेब्लिश होने में, लेकिन 1 महीने के अंदर ही इसके लिए एक्स्ट्रा मार्केट में हमने मनी डाल दिया, और ये मनी इस पेन के लिए डिमांड पैदा कर दिया। तो इसलिए प्रोफेसर से ने कहा था कि जब हम पूर्ति करने जाते हैं तो पूर्ति से पहले मांग जनरेट हो जाती है, मांग तैयार हो जाती है, इसलिए पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। ये मेरे पास एक एग्जांपल है, मान लीजिए मैंने पार्ले जी कंपनी, एक पार्ले की कंपनी मैंने डाली, और पार्ले जी की कंपनी में 10,000 रुपए की कंपनी डाल, तो 10,000 रुपए की कंपनी में डाल रहा हूं दिल्ली में, और इस 10,000 की कंपनी के लिए मुझे सबसे पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, ठीक है, जिसमें श्रम, पूंजी, ये सारी चीजें चाहिए, पूंजी, भूमिपत, और इसके अंतर्गत जो इसके इम्प्लाई है, वो लोग, ये इम्प्लाई है सारे, ये इम्प्लाई क्या करते हैं, एज अ मजदूरी पा जाते हैं, कुछ ना कुछ मनी पा जाते हैं, ये देखिए मनी पा गए, ठीक है। अभी पार्ले जी कंपनी का उत्पादन 3 महीने बाद आएगा, लेकिन 3 महीने पहले मार्केट में इस कंपनी द्वारा मनी सर्कुलेशन पूरी अर्थव्यवस्था में हो, उस विशेष एरिया में। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जब वेतन आपका आता, तो वेतन में एक विशेष गुण होता है खर्च करने का ना, ठीक है। अब इधर क्या हुआ कि हम मार्केट जाने की सोचने लगे, ये सारे एम्प्लॉय आपके कंपनी में जॉब करते हैं, और जॉब करने के परिणाम स्वरूप आपने रिवार्ड के रूप में, पुरस्कार के रूप में आपने इनको मनी दिया, मनी दिया, और ये मनी लेकर के मार्केट की ओर जा रहे हैं, ठीक है, मनी लेकर के मार्केट में जा रहा है, मार्केट में अभी आपकी वस्तु नहीं आई है, वापस मार्केट में आ गए। तो देखिए, पूर्ति के पहले अर्थव्यवस्था में डिमांड यहां पर तैयार हो गई ना, तो जेबीसी का कथन बिल्कुल सही है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ति, ये जो पार्ले जी कंपनी है, इसकी पूर्ति, जो इसकी सप्लाई हो रही है, इसका प्रोडक्शन हो रहा है, ये अपने आप एक मांग को तैयार कर देगी, ठीक है, तो मांग को तैयार कर देगी। तो इस प्रकार जब आपका पार्ले जी बनता, तो सबसे पहले आप एजेंसी को क्या करते हैं, सारे पार्ले जी के पैकेट्स दे देते हैं। ये एजेंसी क्या करती है, मार्केट में वस्तुओं को उतार देती है, मार्केट में जब वस्तुओं को उतारती है, तो ये लोग जो ये मांग करने जाते हैं, अब इनको लगता है कि एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आया, और ये इसकी डिमांड कर देते हैं। तो परिणाम स्वरूप ये जब डिमांड करते हैं, तो ये मनी फ्लो होकर के फिर से कंपनी के पास चला जाता है, क्लियर है। तो इस प्रकार से एक चक्रीय कार्यकरण करता रहता है। तो इस प्रकार प्रोफेसर जेबी से ने कहा कि अर्थव्यवस्था में जो ये आपके पास ये पोर्शन है, ये आपका मांग पोर्शन है, ये मांग पोर्शन है, मांग के साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में पूर्ति भी आ जाती है। जब अर्थव्यवस्था में मांग के साथ पूर्ति आ जाती है, सप्लाई आ जाती है, तो अर्थव्यवस्था एक नया पार्शियल इक्विलिब्रियम को धारित कर लेता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम को पकड़ लेता, पार्शियल इक्विलिब्रियम को धारित कर लेता। तो इस प्रकार पार्ले जी कंपनी के लिए जो इसने 10,000 रुपए खर्च किए, ये 10,000 रुपए का जो पार्ले जी इसने बनाया, 10,000 रुपए एज अ वेतन, एज अ ब्याज, एज अ आपका भूमिपत का लगान के रूप में बांट देता, जो
मांग में कन्वर्ट हो जाती, वही मांग जब अपना प्रोडक्ट मार्केट में देता है तो ये मनी फिर से इसके पास सर्कुलेट होकर के आ जाती है। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था में डिमांड एंड सप्लाई ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम को बनाए रखता है। तो प्रोफेसर जेबी से ने ये बताया कि अर्थव्यवस्था में संतुलन जो होता है वो वास्तव में हमारे पास ही होता है, और एक जब मुद्रा खर्च होती है तो उस मुद्रा के खर्च होने के परिणाम स्वरूप वो मुद्रा मांग के रूप में लोगों के पास आ जाती है, और पूर्ति के रूप में हम लोग जब अपनी वस्तुएं देते हैं तब हो जाता है। अब देखिए, अब मान लीजिए मार्केट है, यहाँ पर ये आपकी डिमांड रेखा, ये मांग रेखा है, आपके पार्ले जी की मांग है, और ये आपकी सप्लाई है, पार्ले जी की सप्लाई है। इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम पॉइंट हम लोग ई पर है, ई पर जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है, अर्थात पार्ले जी का प्राइस कितना हो जाता है, पार्ले जी का प्राइस ओपी हो जाता है, ठीक है। और अर्थव्यवस्था में इतना ओक्यू पार्ले जी उत्पादन किया जाता है। मान लीजिए किसी कारण से पार्ले जी का जो हो जाता है वो पूर्ति इतनी हो जाती है, ठीक है, पूर्ति बढ़ करके कितनी हो जाती है आपकी ए, इसका नाम दे देते हैं ए पॉइंट पर हो जाती है पूर्ति, और उसकी जो मांग है वो घट करके कितनी हो जाती है, आपके पास आपका बी पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर इकोनॉमी में क्या होता है, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड हो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी कारण से हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, कोई बाई नेचर है, अर्थात कंपनी किसी कारण से अपने प्रोडक्ट का प्राइस OP1 दर्शाने लगता है किसी कारण से, तो अर्थव्यवस्था में देखिए सप्लाई ज्यादा हो गई और डिमांड कम हो गई। जब सप्लाई ज्यादा हो गई डिमांड कम हो गई, तो देखिए जब सप्लाई ज्यादा है तो ऑटोमेटिक स्टॉक में ज्यादा पड़ा है, ये क्या होता है, अति उत्पादन की स्थिति हो जाएगी। परिणाम स्वरूप इस पूर्ति को ये ज्यादा अधिक जो कंपनी ने बना दिया है, ये एस ज्यादा हो गया है, इसको कम करने के लिए लगातार वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य कम करेगी। कम तब तक करती जाएगी जब तक कि हम ई पॉइंट पर नहीं आ जाते। तो इस प्रकार अगर अति उत्पादन होगा तो अति उत्पादन होने के परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य लगातार कम होता चला जाएगा और हम पुनः संतुलन बिंदु पर आ जाएंगे, अर्थात लोचशील जो आपके पास लोचशील मूल्य है, इस लोचशील मूल्य के कारण हम लोग संतुलन बिंदु ई पर आ जाएंगे। इसी प्रकार यदि किसी कारण से कंपनी ने मूल्य बढ़ा करके OP2 घटा करके OP2 कर दिया, तो देखिए अर्थव्यवस्था में ₹1 पैकेट का पार्ले जी सब लोग डिमांड करेंगे, हम लोग A1 पे रहेंगे। डिमांड देखिए अर्थव्यवस्था में इतनी रहेगी, डिमांड आपके पास ह्यूज डिमांड रहेगी, लेकिन कंपनी सप्लाई कम करेगी, तो परिणाम स्वरूप जब डिमांड ज्यादा है, देखिए यहाँ पे डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो परिणाम स्वरूप वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य पहले से बढ़ने लगेगा, और यह तब तक बढ़ता चला जाएगा जब तक कि हम इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पर नहीं आ जाते। तो इस प्रकार जेबी से ने कहा कि अर्थव्यवस्था में एक्स वस्तु की मांग एक्स वस्तु के पूर्ति के बराबर रहती है। यदि इसमें कोई विचलन होता है, यदि इसमें कोई अंतर उत्पन्न होता है, तो लोचशील आपके पास लोचशील क्या होता है, मूल्य इन दोनों के बीच संतुलन को स्थापित कर देता है। यही है आपका जेबी से का पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। यानी अर्थव्यवस्था में अगर हम कोई पूर्ति करते हैं, कोई उत्पादन करने जाते हैं, तो इसकी मांग एक कदम पहले ही तैयार हो जाती है। इसलिए उत्पादक को कभी डरना नहीं चाहिए। तो सप्लाई अगर आप करोगे तो डिमांड उसके लिए ऑटोमेटिक रेडी हो जाएगी, क्योंकि आप उत्पादन के साधनों को एज अ मनी, एज कुछ ना कुछ एज अ रिवार्ड, पुरस्कार के रूप में मुद्रा दोगे, यही मुद्रा आपकी वस्तु के लिए मांग पैदा कर देगी। ये जेबीसी ने अपने सिद्धांत में बताया, और बताया कि वस्तु बाजार सदैव संतुलन में होता है। इसका एकमात्र कारण है अर्थव्यवस्था में लोचशील मूल्य। लोचशील मूल्य क्या करता है, वो फ्लक्चुएट करता रहता है, वो परिवर्तित होता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में सदैव संतुलन बना रहता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक